हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत कमाल की चल रही होगी। देखिए, आज हम ना एनसीईआरटी की हाइलाइटर सीरीज में ये पहला चैप्टर हमने उठाया इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इकोलॉजी में जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है सब पता है हमें, फिर क्या होता है जब एमसीक्यूज करने जाते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि इकोलॉजी में आप जब पढ़ते हैं तो आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटी छोटी उनकी साइकिल्स पढ़ते हैं कि ठीक है भाई, प्लांट है, प्लांट को खाएगा ग्रास ओपर को खाएगा कौन, फ्रॉग, फ्रॉग को ये खाएगा, उसको वो खाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जब वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जब डाटा पूछ लिया जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये हमेशा होगा। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइनें अंडरलाइन करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या पूछता है, पहली चीज़ सबसे पूछी जा रही है हमसे कि ये बताइए सर कि ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहली चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें। पहला, इंट्रैक्शन सबसे पहले पढ़ना है ना, कंपटीशन क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज। दूसरा, पिरामिड पढ़ लेना। फिर उसके बाद एक छोटी मोटी चीज़ें और हैं, जैसे कन्फर्मर क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, यूरी हेलाइन क्या होता है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा और एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्या बोल रहा है सर। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड its complexity by investigating processes at various level of biological organization। जी हाँ, ये बोला है कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, बड़ी फैसिनेटिंग है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। अगर हम इसकी प्रोसेस में जाएं कि ये कैसे बनी है तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलेगा, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। जी हाँ, हमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म ओवरऑल बना किससे है और ये आगे चल के चीजों को क्या बनाता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। क्या सर फ्लो चार्ट है सर, सबसे पहले एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो होगा है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएगा सर सेल्स। सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यू। टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, बॉडी, यानी कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल क्या बनाएगा सर, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या बनाएगी, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी। यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कम्युनिटी क्या बनाते हैं, बायोम। बायोम क्या बनाएगा, बायोस्फीयर, है ना, क्या बनाएगा, बायोस्फीयर। क्लियर है। तो पहली चीज तो ये आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आगे देखिए। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो तरह के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन। जब हम सुबह जब सुनते हैं कि कोई बुलबुल खूबसूरत सा गीत गा रही है तो दो क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। पहला, कैसे गा रही है, इतनी मधुर ध्वनि कैसे निकल रही है। दूसरा, ये क्यों गा रही है ना। ऐसा ही तो होता है, जब गली मोहल्ले में कोई बंदा घूम रहा होता है और गाने गा रहा है तो सोचते हैं यार ये इतना स्मार्ट बन के कैसे घूम रहा है ना। देखें क्या क्या पहना है, शूज कौन सा, उसका ड्रेस किस पर्टिकुलर ब्रांड का है, चश्मा किस ब्रांड का है, मोबाइल किस ब्रांड की ले रखी है। दूसरा, क्यों घूम रहा है, मेन पर्पस क्या है इसका, है ना। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी खुद कहती, ये नहीं कहती, बुलबुल के कॉन्सेप्ट में कहती। देखो जरा, पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, यहां पर देखो। एनसीईआरटी कहती है द टर्म ऑफ द क्वेश्चन ऑपरेट, है ना, द टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड्स। जी हाँ, जो वॉइस बॉक्स है उसकी बोन में वाइब्रेशन होता है, दैट्स वाई वो गा पाती है। अब जैसे ह्यूमन के केस में तो जो वॉइस बॉक्स है उसका नाम है लैरिंग्स, लेकिन बर्ड्स के केस में जो वॉइस बॉक्स है उसका नाम है साइरिंग्स। याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसमें वाइब्रेशन होता है इसलिए वो गा पाती है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्यों गा रही है, तो यहां पर देखिए एनसीईआरटी कहती है सेकंड क्वेश्चन, द आंसर मे लाइज इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जी हाँ, अपने प्रियतम को बुलाने के लिए वो गा रही है ब्रीडिंग सीजन में, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए बहुत अच्छे, हमें सिर्फ क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस वही कवर करनी है सर। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट है। आगे देखिए, मेन चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट होता है। मेन चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट होता है सर। देखिए,
इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडीड द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। मतलब क्या, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है समझो, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी क्या है, लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन, लिविंग के साथ इंटरेक्शन प्लस लिविंग का है ना, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन, नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों बताइए, इकोलॉजी। क्लियर है, किसी लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन या फिर किसी लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन। जैसे अगर हम समझें तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि मैं एक लिविंग हूं, आप भी एक लिविंग है, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मैं और आप जिस भी इन्वायरमेंट में बैठे हैं, जिस भी रूम में बैठे हैं, वहां पर जो लाइट प्रेजेंट है, वहां पर जो एयर प्रेजेंट है, उसके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, तो लाइट और एयर क्या है, नॉन लिविंग, हम क्या है, लिविंग। तो हमारा एक लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्शन है, इसी को स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, आगे देखिए, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटी, फोर्थ बायोम। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। ये 4 लेवल की इकोलॉजी होती है जिस पर हम स्टडी करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम किस लेवल पे पढ़ेंगे, पॉपुलेशन लेवल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहीं से आता है, पॉपुलेशन लेवल से। देखिए मैं बताता हूं पहले, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, बताता हूं। जैसे देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरी स्पीसीज क्या है, ह्यूमन। तो मेरा नाम है सर प्रदीप, ठीक है, प्रदीप नाम है मेरा। अच्छा, मेरे साथ सपोज करो आप हैं, आपका नाम सपोज करो एक्स है, फिर आपके साथ भी कोई है प्लस वाई है ना, प्लस आपके उनके साथ भी कोई एक पर्सन है ना, जेड। तो हम सभी ह्यूमन एक साथ अगर मिल जाएं तो हमारी पॉपुलेशन को क्या बोला जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन एक स्पीसीज है, अब उसके अगर बहुत सारे मेंबर एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसी को बोलेंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन। ठीक है, अब सुनिए, ग्रुप ऑफ स्पीसीज है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल जब मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, क्या बात है सर, देखो गला बैठ रहा जा रहा है, ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लाइव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population, although the terms interbreeding implies sexual reproduction। जी हाँ, बोल क्या रहा है कि ऐसा शायद ही हो सकता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको कोई इंडिविजुअल अकेला मिलेगा। जनरली जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं, और हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए, किसी फूड के लिए लड़ भी रहे हो आपस में, या फिर मिल बांट के खा रहे हो, है ना, एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, या फिर उसी के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, और उनमें हो सकता है इंटरब्रीडिंग भी हो, है ना, इंटरब्रीडिंग मतलब क्या, मेटिंग हो, रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन फॉर अ पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। तो इकोलॉजिकल स्टडी के लिए सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नहीं लेते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ नीचे है सर, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहां देखिए, यहां से क्वेश्चन बढ़िया फ्रेम होते हैं। क्या बोला है सर, एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करिएगा, यहां से पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन है तो उसका या तो जन्म होगा या तो उसकी मृत्यु होगी, उसकी डेथ होगी। लेकिन पॉपुलेशन है तो आप ये नहीं कह सकते वो पॉपुलेशन मर गई, नहीं, हम ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ लोगों की डेथ हो गई, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो है उसका बर्थ रेट या डेथ रेट होता है, बट इंडिविजुअल का बर्थ होता है या फिर डेथ होता है। ये चीज पहली चीज। दूसरा देखिए, यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, क्या, इन अ पॉपुलेशन These rate refers to per capita। पर कैपिटा मतलब क्या, पर 1000। 1000 पे हम निकालते हैं कि कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए, इंक्रीज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, द रेट हेंस एक्सप्रेस आर चेंज इन द नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन।
ये जो पॉपुलेशन है, कोई सपोज करो यहाँ पर कोई पॉपुलेशन है, अगर यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर डेथ रेट ज्यादा है, वहां पे मृत्यु ज्यादा हो रही लोगों की, है ना, डेथ ज्यादा हो रही, तो उस केस में पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, है ना। अगर डेथ ज्यादा हो रही तो डिक्रीज करेगी पॉपुलेशन, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थॉट रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20, कितना हो गया 0.4 पर लोटस पर ईयर। जी हाँ, जैसे देखो आप, मैं ये कहता हूं कि पहले लोटस कितने थे 20, बर्थ कितना हुआ, नए कितने आ गए 8, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 28। तो मैं बोलूं कि इनका बर्थ रेट कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 20 थे, 8 पैदा हो गए, तो इनका निकालेंगे कितना आ गया 0.4, है ना। यही क्या है, इसका बर्थ रेट है। डेथ रेट भी सेम ऐसे ही निकालते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, if 4 individual of a laboratory population of 40 fruit fly die during a specified time interval, says a week, the death rate in the population during that period is 4/40, that is 0.1 individual per fruit fly per week। जी हाँ, अगर बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला है यहाँ पे, बोला कि पहले जो पॉपुलेशन थी फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन कितनी थी 40, बोला है 4 की डेथ हो गई, डेथ कितनी की हो गई 4 की, टाइम कितना लगा, टाइम लगा सर 1 वीक, है ना, 1 वीक लगा, 1 वीक में 4 की डेथ हो गई। तो आप मुझे बताइए वहां का डेथ रेट कितना होगा, तो हम लिख देंगे 4/40, तो कितना आ जाएगा 0.1, डेथ रेट यहां पर इतना है। क्लियर है, 0.1%। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है कोरोना के टाइम पे इंडिया का जो डेथ रेट था वो लगभग 2% था, यानी हर 100 लोगों में, है ना, यहाँ पे हर 100 लोगों में 2 लोगों की डेथ हो रही थी। अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव है तो 2 लोगों की डेथ होती थी, ये डेथ रेट, ठीक है। और इंडिया के बर्थ रेट उसके कहने ही क्या, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे देखो बच्चों, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। An individual is either male or a female, but a population has a sex ratio. That is, example क्या है, 60% of a population are female and 40% male। जैसे समझो किसी कोई इंडिविजुअल है तो उसका एक सेक्स हो सकता है, या तो वो मेल हो सकता है या तो फीमेल, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट, है ना, कितने परसेंट उसमें मेल प्रेजेंट है और कितने परसेंट फीमेल प्रेजेंट है। तो जितने परसेंट होता है, सपोज करो यहां पर दिया गया 60% क्या है फीमेल है, 40% क्या है मेल है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 100% हो गई, है ना। तो ये क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो हो गया। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो मैं कहता हूं महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है उसमें सपोज करो आप 49% फीमेल है और 51% क्या है मेल है। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, महाराष्ट्र की सेक्स रेशियो हो गया ये, ठीक है। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है उसका सेक्स रेशियो हो गया। समझ पा रहे हैं आप। इसी तरह किसी भी आप यूपी, एमपी, है ना, गुजरात, बिहार, किसी भी तमिलनाडु, है ना, किसी भी स्टेट का या किसी पर्टिकुलर सिटी का आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सेक्स रेशियो। आगे देखिए बच्चों, यहां पर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली shows age distribution of male and female in a diagram. The shape of the pyramid reflect the growth status of the population. पहला क्या होगा, where it growing, पहली जो पॉपुलेशन बनाई होगी वो ग्रोइंग की होगी, दूसरा स्टेबल का, थर्ड वन डिक्लाइन। अब ये जो पॉपुलेशन का ग्राफ बनाया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए यहां से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी करेंगे बच्चों, है ना, आईएमपी करेंगे, है ना। सर इंडिया का पॉपुलेशन का कैसा है पिरामिड, अभी पता चल जाएगा, देखो तो तुम खुद बताओगे कैसा है ना। देखो पहले तो 3 चीजें आपको समझनी है। पहला क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज क्या होगी और प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है। प्री रिप्रोडक्टिव, प्री मतलब क्या होता है बिफोर, पहले, यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज, कोई बच्चा है जिसकी एज 1 ईयर से लेकर के 13 ईयर है तो वो किस एज में आएगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज में। कोई पर्सन है जिसकी 14 ईयर से लेकर के सपोज करो आप 55 ईयर तक है तो वो किस में, रिप्रोडक्टिव एज में आएगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या, 56 लेकर के जब तक वो जिंदा है, इनफाइनाइट तक, अनंत काल तक, जब तक भी वो जिंदा है तब तक वो किस एज में आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम कह सकते हैं सर कि जो ग्रैंडफादर हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर लिखा है मैंने, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं वो किस में आएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, है ना, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर।
अच्छा, फादर या मदर किस में आएंगे? फादर या मदर किस में आएंगे बच्चों? रिप्रोडक्टिव एज में। आप किस में आएंगे? अभी आपकी एज तो 14 के प्लस है, तो आप किस में? रिप्रोडक्टिव में आएंगे। लेकिन आपके घर में अगर कोई छोटा भाई बहन या कोई बच्चा है जिसकी एज 13 ईयर से कम है, तो वो किस में आ जाएगा? हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सन। किस में आएगा? प्री रिप्रोडक्टिव एज। क्लियर है? तो सपोज करिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर ग्रैंडफादर का जो नंबर है वो 10 है, फादर का नंबर 20 है, और जो सन है उनका नंबर 50 है। तो अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर फैमिली की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? आप बोलेंगे सर ये फैमिली बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। देखिए नीचे, तो इंडिया का तो भाई यही है, बल्कि इससे भयानक है। 50 नहीं, यहाँ पे लिख दो 500, है ना? ये कहानी है इंडिया की। ठीक है, हम दो हमारे दो, सिर्फ पेपर पे हम दो हमारे 36, ये है एक्चुअल में कहानी। आगे देखो बेटा, यहां पर देखिए, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पहला जो एक्सपेंडिंग है वो कैसा होगा? आपको पिरामिडल मिल जाएगा। दूसरा कैसा है? बेल शेप मिल जाएगा, है ना? ये बेल शेप मिल जाएगा ऐसा तुम्हें। ठीक है, ये कैसा? अर्न शेप मिल जाएगा। ठीक है, चलो रुक जाओ, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो ग्रैंडफादर कितने हैं बच्चों? ग्रैंडफादर सपोज करो 10 है, तो फादर कितने हो गए सपोज करो 20, और सन भी कितने हो गए 20। तो आप देखिए स्टार्ट में तो पॉपुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज की, लेकिन आप देखिए फादर और सन के बीच में क्या है? सेम नंबर है, यानी ये पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। क्लियर है? डिक्लाइन कैसे? ग्रैंडफादर 10 है, फादर का नंबर 15, और जो सन है उसका नंबर 8 हो गया। तो ये पॉपुलेशन पहले थोड़ा सा बढ़ी, फिर डिक्लाइन हो गई। जनरली इस तरह की पॉपुलेशन उन कंट्रीज की होती है या उस पॉपुलेशन की होती है जहां पर वॉर या कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप नीचे, इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, द नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10। एग्जाम्पल क्या है? साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, और go into million Chlamydomonas in a pond. Population size technically called population density. Very important. देखिए सर क्या बोल रहा है यहाँ पे? कहना ये चाहता है कि सपोज करो ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, तो वहां पे लेस देन कितना? लेस देन 10, है ना? लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन हो सकती हैं। लेकिन इसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखें क्लेमाइडोमोनास इनका नंबर मिलियन में हो सकता है। तो पॉपुलेशन में भी उसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है ना? सेम जियोग्राफिकल एरिया में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम उसे कंसीडर करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कंसीडर करेंगे उसको जरा समझते हैं। मैं ये कहता हूं, सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं ये कहता हूं बच्चों कि ये पर्टिकुलर एक एरिया है ना? अरे सर ऐसा मत बनाइए सर, थोड़ा सा घर के जैसा बनाइए। चलो बना देता हूं। ये 10x10 का एरिया है, 10x10 का एरिया है। इसमें सपोज करो बच्चों यहाँ पे 20 लोग रहते हैं, है ना? ये पर्टिकुलर ए एरिया, इसमें कितने लोग रहते हैं? 20% रहते हैं, 20% रहते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा एरिया है, एक दूसरा रूम है, ये भी है 10x10 का, है ना? ये भी कितना? 10x10 का। ये बी रूम है, और यहाँ पे सिर्फ 5 लोग रहते हैं। तो मुझे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर ए की, यानी हर एक पर्सन को बहुत कम एरिया मिला होगा, क्योंकि 10x10 में 20 लोग रह रहे हैं, और यहां पर देखिए 10x10 में सिर्फ 5 लोग रह रहे हैं, 5%। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की ज्यादा हुई? ए की। बी की का क्या हो गई? कम हो गई, है ना? जैसे आप देखिए मुंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे रूम में लोग रहते हैं, है ना? यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना? और कहीं गलती से रसिया वगैरह आप चले गए, 1 किलोमीटर दूर पर कोई घर दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, फिर 10 किलोमीटर दूर तुम्हें घर दिखेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है ना? नेचर सपोर्टिव नहीं है। हमारे यहाँ नेचर सपोर्टिव है तो लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। क्या करें? यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है सर कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है इसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीड नॉट नेसेसरली to be measured in number only, although total number is generally the most appropriate measure of population density. Is it in same case either meaningless or difficult to determine? In an area, if there are 200 carat grass Parthenium hasterophorus, देख रहे हो कितना भयानक नाम है ना? hasterophorus plant, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is lower relative to that of the carrot grass.
amount to underestimate the enormously role of the banyan in that community. In such case, the percent over or biomass is a more meaningful measures. जी हाँ, देखो समझो क्या बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें सपोज करो 200 कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास है ना, पार्थियनम ये है, 200 कैरेट ग्रास है, और उसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही बनियान का ट्री है, एक ही बनियान का ट्री है, तो आप देखिए, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, बहुत ही कम हो गई, सही है। लेकिन हम देखें तो कैरेट ग्रास के कंपैरिजन में एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, बायोमास को, क्योंकि सबसे ज्यादा वुड किससे मिलेगा, बनियान ट्री से। सबसे ज्यादा लीफ, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, बनियान ट्री करेगा। सबसे ज्यादा रहने के लिए प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन प्रोवाइड करेगा, बनियान ट्री करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे बनियान ट्री को कंसिडर करेंगे। तो याद रखिएगा, सिर्फ नंबर नहीं, बायोमास को भी कंसिडर किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं इस तरह। देखिए नीचे, देखिए नीचे आ जाते हैं। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह की होती है, एक्सपोनेंशियल होती है बेटा, एक लॉजिस्टिक होती है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर्स एंड एडवर्स वेदर। जी हाँ, बोला है कि किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी सेम नहीं होगी, वो चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर पे। क्या क्या बोला है, बोला कि वहां पे कितना फूड प्रेजेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दूसरा, वहां पे शिकार कितने किए जा रहे हैं, कितना प्रेडेशन है। तीसरी चीज बोले, वहां का नेचर, एडवर्स कंडीशन कितने टाइम बाद आती है, या फिर वहां का वेदर कितना चेंज होता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट during a given period fluctuates due to the change in the 4 basic processes। तो किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी पॉपुलेशन है, तो वो मेनली अगर चेंज हो रही है, वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ये 4 बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है। क्या क्या होगा उसे आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं, देख रहे हो, आगे आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो सर, आगे पढ़ते हैं, क्लियर है। यहां पर देखो, टू ऑफ विच नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, जिनमें से आउट ऑफ 4 दो चीजें क्या है, नेटैलिटी, नेटैलिटी मतलब होता है, लिखेंगे बर्थ रेट। ठीक है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर बाहर से किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आ जाना, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। जैसे सपोज करो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पॉपुलेशन का एरिया है, बाहर से कोई पर्सन आ गया तो इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। अगर यहां से निकल गया तो बोलेंगे इमिग्रेशन। दोनों में डिफरेंस है, ये है इमिग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन, और ये क्या है जो बाहर से अंदर की तरफ आया, ये क्या है, इमिग्रेशन, आई से स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर नेटैलिटी, बर्थ रेट हो रहा है, या इमिग्रेशन, बाहर से कोई अंदर आया, उस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। एंड 2 जो दूसरी चीज है, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। मोर्टेलिटी मतलब क्या, डेथ रेट। अगर मौत हो रही है किसी की पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, या कोई छोड़ के चला जा रहा है उस पॉपुलेशन को बाहर, उस केस में पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन चीजों से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। क्या बोला है, नेटैलिटी क्या है, अंडरलाइन करिए, रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, है ना, इनिशियल डेंसिटी। सपोज करो पहले 100 लोग थे इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो ये 100 लोगों की पॉपुलेशन है। फिर 20 लोग, इसमें 20 बच्चे पैदा हो गए, अब इस पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई, पॉपुलेशन कितनी हो गई, 120 ऐड हुआ। फिर उसके बाद सपोज करो 10 लोग बाहर से आ गए, इमिग्रेशन करके बाहर से अंदर आ गए, तो +10 जोड़ देंगे, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ की, 130। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर। आगे देखिए, मोर्टेलिटी क्या है, मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, सपोज करो इस पॉपुलेशन में 100 लोग थे, 10 साल में यहाँ पे 30 लोगों की डेथ हो गई, तो -30 कर देंगे, अब पॉपुलेशन कितनी बची, 70। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मैंने बताया आउटसाइड से अंदर की तरफ आना।
इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, कम इनटू द हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर आ रहे हैं, फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। जी हाँ, जो टाइम आपने नोट किया उस टाइम के अंदर ही वो लोग अंदर आ गए पॉपुलेशन के, हैबिटेट के, ठीक है, उसी को बोलेंगे इमिग्रेशन। अब देखिए इमिग्रेशन, दोनों का साउंड फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंस है, ठीक है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, लेफ्ट मतलब क्या, छोड़कर चले गए, है ना, माइग्रेट कर गए, यहां से निकल कर चले गए। गोज एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, जब आप इन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे उसी टाइम पर वो छोड़कर उसे चले गए हैबिटेट को, उसे क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन को कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे समझो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी, 100 लोग थे, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट कर गए, यहाँ से निकल गए, माइग्रेट नहीं बोलेंगे, इमिग्रेट कर गए, वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो सपोज करो 10 लोग गए यहाँ से, तो अब कितने बचे, 10 माइनस कर दो, 90 लोग बचे, क्लियर है। तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इमिग्रेशन से कम होगी, इमिग्रेशन आई वाला हुआ तो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे दिखाया गया है बहुत अच्छे से, कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है n, अगर इमिग्रेशन हुआ आई तो ये देखिए प्लस होगा, ये मतलब ऐड हो जाएगी पॉपुलेशन, नेटेलिटी हुआ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इसमें। लेकिन अगर डेथ हुआ, मोर्टेलिटी हुआ तो माइनस कर देंगे उस पॉपुलेशन में से मोर्टेलिटी को। इमिग्रेशन हुआ, लोग छोड़कर चले गए तो इसको भी माइनस कर देंगे पॉपुलेशन से, ठीक है। ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बड़ी खूबसूरत चीज़ें लिखी गई एनसीईआरटी के थ्रू, क्या है वो, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख दिया है सर। फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, पहले पढ़िए। सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, देन इट्स डेंसिटी एट अ टाइम t + 1 इज, क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। nt + 1 = nt + b, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको समझना है, ये ग्राफ है ना, ये ग्रोथ मॉडल आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं सिंपली मैं आपको बता दूं जो चीजें पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये ग्राफ पूछ लिया जाएगा आपसे, ये ग्राफ पूछ लिया जाएगा। इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता दूं। ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये जे शेप्ड है, कैसा है, लिख लेंगे जे शेप्ड। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या दिखाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना। सपोज करो आप देखिए, इधर दिखाया गया टाइम और इधर दिखाया गया पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, इधर दिखाया गया पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूंगा आपको। सपोज करो कि 2000, यहाँ पर सपोज करो 2020 था, 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो सपोज करो 1 मिलियन थी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2024, है ना, 2024 के टाइम पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 10 मिलियन पहुंच गई। तो हम कह सकते हैं ना, बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 4 सालों में 1 मिलियन से 10 मिलियन हो गई पॉपुलेशन। तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्लियर है। कैसा होता है, जे शेप्ड, इस चीज को याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ पे, ये नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सुनिए दूसरा जो ग्राफ दिया गया है ये वाला देखो, सिग्मॉइड एस शेप्ड, ये कैसा है, लॉजिस्टिक, है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। कैसे होती है जरा समझो, ये जनरली एस शेप्ड होता है, कैसा, एस शेप्ड लिखेंगे इसे, ये कैसा है, एस शेप्ड। इसमें 3 कर्व होते हैं। कौन से 3 कर्व होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, लैग फेज, बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ से आप देखिए यहाँ तक पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, दैट्स व्हाई कॉल्ड लॉग फेज, ठीक है। और फिर आप देखिए सैचुरेशन लेवल आ गया, यहाँ पर पॉपुलेशन अब इंक्रीज नहीं हो रही है, टाइम बस बीत रहा है लेकिन पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ रही है, उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं क्या, स्टेशनरी फेज, है ना, स्टेशनरी फेज। समझ पा रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और सुनिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है ना, n/nt, है ना। तो ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए पहले पढ़ते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखिए पहले, अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखते हैं, रिसोर्सेस, फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द यूनिप्लेस्ड growth of a population. Ideally, when the resources in the habitat are unlimited,
ईच स्पीसीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। जी हाँ, अगर बोल रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करना है तो उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं उसकी नीड, एक फूड, एक रहने के लिए स्पेस, है ना, एक रोटी, एक मकान, कपड़ा तो वो जुगाड़ कर ही लेगा, है ना। अब समझो, तो बोला है कि अगर किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में, किसी पर्टिकुलर स्पेस में, वहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हो, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज़्यादा हो, तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे ह्यूमन देखिए, समंदर के ऊपर भी वो क्या कर रहे हैं, शिप ले जा रहे हैं, उसको पूरा कचरा डाल के उसको पूरा मिट्टी बना दे रहे हैं, एक आइलैंड बना दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर भी रह रहे हैं, है ना। तो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, है ना। अब तो इलॉन मस्क भैया ने ये बोल दिया है कि हम तो मून पर भी जाएंगे, जाओ उधर भी कचरा ही फैलाओगे, क्या दिक्कत है ना। आगे देखो, यहाँ पर नीचे इन्हीं जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इसी को एक्सप्लेन किया गया, बट यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। बस ये नंबर याद रखना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं किसको क्या कहते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लर्न कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मैंने क्या बताया, एस शेप्ड होता है। देखिए, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज to permit exponential growth. This leads to competitions between individuals for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraint with a few टू लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो। जी हाँ, बोला है कि देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज टू इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। बोला कहीं पर भी कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो अपने पूरे के पूरे 100% रिसोर्सेज को कंज्यूम कर जाए बिना अपनी पॉपुलेशन को पीक तक ले जाए, है ना। तो इस चीज को वो क्या करते हैं, जैसे समझिए कंपटीशन, सेम फूड के लिए कंपटीशन होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं वो, तो आपस में मरेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, तो रिसोर्सेज का यूज कम होगा। लेकिन ह्यूमन के केस में उल्टा है ना, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, रिसोर्सेज और कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज पर बैन लगा रखा है कि आप पर्टिकुलर इस रिसोर्स को इतना ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो रिसोर्स हैं उन पर बैन लगा रखा है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या पढ़ना है हमें, यहां पर देखिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, है ना। जीवन में हमारे जो अब तक चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस हाई आर वैल्यू। आर क्या है, सर्वाइबिलिटी ऑफ फिटेस्ट, है ना। तो मतलब क्या कि कोई भी पॉपुलेशन हो वो अपने रिप्रोडक्टिव रेट को मैक्सिमाइज करती है कि जिससे कि वो एग्जिस्टेंस में बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक पर्टिकुलर एज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो सर्वाइबिलिटी में रहने के लिए, एग्जिस्टेंस में रहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। क्या क्या है, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड क्या, बाम्बू। याद रखिए ये लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। वाइल अदर ब्रीड्स मेनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स, हमेशा ये बच्चे पैदा करते रहते हैं। Some produce a large number of small size offsprings. कौन कौन, oyster and pelagic fishes। ये बहुत ही कम टाइम में छोटे छोटे साइज के बहुत ही बच्चे पैदा कर देते हैं, oyster और pelagic fishes। While other produce a small number of large size offspring, bird and mammals। और कुछ हैं जो कम में बच्चे पैदा करते हैं लेकिन उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्पेशली इसमें क्या याद रखेंगे कि सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन कौन करता है, बाम्बू एंड सैल्मन फिश, इसको याद रखेंगे। बाकी ह्यूमन और मतलब मैमल और बर्ड तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, क्लियर है। आगे देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सर अब ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ सर, 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 90% क्वेश्चन इस चैप्टर से यहीं से आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, क्या मतलब एक लिविंग दूसरे लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। देखिए जरा, it is obviously that in nature animal, plant, microbes do not and cannot live in isolation but interact in various way to form a biological communities,
है ना, बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट ना करे या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम हमेशा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। जैसे सपोज करो यहाँ पे लायन है और यहाँ पर डियर है, ठीक है, लायन और डियर दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, इनकी अलग अलग पॉपुलेशन है, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर एक लायन है, ये दूसरे लायन के साथ कंपटीशन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या है, दे कुड बी बेनिफिशियल, detrimental or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both, assigning plus साइन फॉर द बेनिफिशियल इंटरेक्शन। यानी अगर फायदा हो रहा है किसी का तो बोलेंगे कि ठीक है, उसे प्लस से डिनोट करेंगे। अगर निगेटिव दिखा रहे हैं तो उससे ये डिटरमाइन होता है कि किसी का लॉस हो रहा है ना। हार्म किसके थ्रू दिखाएंगे, निगेटिव के थ्रू, साइन फॉर द डिटरमेंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल। अगर ना ही नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है तो उसे किसे दिखाएंगे, जीरो से। इससे भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्लस आ रहा है तो मतलब बेनिफिट हो रहा है ना, बेनिफिट हो रहा है। अगर माइनस है तो उसे दिखाएंगे हार्म हो रहा है ना। जीरो मतलब क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल, नाइदर बेनिफिट नाइदर हार्म। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। टेबल में देखना है हमें कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कैसे होता है। यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल यहां पर देखिए, और इसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए। मैं आपको बताऊं बच्चों, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए। अगर दो स्पीसीज हैं यहां पर, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, अगर दोनों का फायदा हो रहा है, एक दूसरे के साथ रिश्ते मेंटेन करने पे दोनों का फायदा हो रहा है, दैट इज व्हाट, म्यूचुअलिज्म। जैसे यहां पर देखो, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, है ना, तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। आपको नॉलेज मिल जा रहा है, मुझे व्यू मिल जा रहे हैं, तो पैसे आएंगे डॉलर में, है ना। तो दोनों का फायदा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ये कैसा रिलेशन हुआ, म्यूचुअलिज्म का, है ना। सर इतना भी सच नहीं बोलना था, अब है तो है, और क्या। ठीक है, सुनो, अगर दोनों का लॉस हो रहा है, दोनों का हार्म हो रहा है, उसको बोलेंगे कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब क्या, जैसे समझो एक लायन है, दूसरे लायन से भिड़ गया किसी फूड के लिए, तो एक दूसरे को जख्मी कर देंगे, फिर क्या होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, इसको बोलेंगे कंपटीशन। उस केस में क्या हुआ, दोनों का हार्म हुआ, है ना, इसको बोलेंगे कंपटीशन। एक ही एमबीबीएस की सीट है ना, एक ही एमबीबीएस की सीट है और दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों को टेंशन हो गया, दोनों बीमार पड़ गए, है ना, दोनों बीमार पड़ गए, कोई एग्जाम नहीं दे पाया, तो क्या हुआ, दोनों का हार्म हुआ। ठीक है, अच्छा, प्रीडेशन, प्रीडेशन क्या होता है, शिकार करना। तो नो डाउट एक शिकारी होगा, उसका फायदा होगा, जिसका शिकार होगा डियर का, उसका घाटा होगा। तो एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान, उसको क्या बोलेंगे, प्रीडेशन। अच्छा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये क्या है, पैरासिटिज्म, है ना। अगर एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे, पैरासिटिज्म। फायदा किसका होगा, पैरासाइट का। जैसे लीच किसी भी एनिमल की बॉडी पर चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है, और वहां से क्या लेती है, ब्लड। उस केस में उस लीच का, उस पैरासाइट का क्या हुआ, फायदा, प्रॉफिट, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो ब्लड ले रही है उसका क्या हुआ, नुकसान। इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस इंटरेक्शन को पैरासिटिज्म बोलते हैं। चलिए, एक का फायदा हुआ, दूसरे का नुकसान। एक का फायदा मतलब क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ठीक भाई, कोई मेरा फायदा हो ना हो लेकिन तेरा फायदा होना चाहिए, है ना। मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है, मेरा फायदा ना हो चलेगा, मेरा नुकसान भी ना हो चलेगा, लेकिन तेरा मैं फायदा करूंगा, है ना। ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। तो कॉमन मैन यही तो चाहता है ना। तो कॉमनसेलिज्म, कॉमन मैन क्या चाहेगा, ठीक है दूसरे का फायदा, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बस, है, दूसरे का फायदा हो जाना चाहिए। तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, कॉमनसेलिज्म। एमेंसेलिज्म जस्ट इसका उल्टा है। एमेंसेलिज्म क्या बोलेगा, मेरा नुकसान हो जाए, है ना, नहीं सॉरी, ऐसे समझेंगे आप कि मेरा फायदा हो ना हो, तेरा नुकसान करके रहूंगा, है ना। ऐसा होता है, मेरा फायदा हो ना हो, तेरा नुकसान करके रखूंगा। तो ऐसे एनिमी होते हैं, तो ऐसे समझना एमेंसेलिज्म। ठीक है, दुश्मन यही करते हैं कि भाई तेरा नुकसान करूंगा, मेरा फायदा हो ना हो चलेगा। ठीक है, चलिए एमेंसेलिज्म। अब यहां पर एग्जांपल देख लीजिए सर, यहां पर दिए गए क्या सर, बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म and both the loss in competition. We already know their interaction with each other in both parasitism and predation only is detrimental to the other species, host and prey. Detrimental मतलब क्या, जो एक का फायदा होगा, किसका, किसका फायदा होगा, होस्ट का, है ना,
और प्रे का, एक सेकेंड, नहीं, डिटरमिनेंटल मतलब क्या होता है सर? डिटरमिनेंटल मतलब हमने क्या बताया था? लॉस, है ना। डिटरमिनेंटल मतलब क्या होता है? लॉस, है ना। लॉस होगा किसका? होस्ट का और प्रे का। अगर पैरासाइट कोई है होस्ट पे तो उसका लॉस होगा, प्रेडिएटर जिसका शिकार कर रहा है प्रे का, शिकारी का, तो उसका लॉस होगा, है ना, रिस्पेक्टिवली। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीसीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इज कॉल्ड कॉमनसेलिज्म। कॉमन आदमी क्या करता था? भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन दूसरे का फायदा मैं करूंगा, तो वो है कॉमनसेलिज्म। एमेंसेलिज्म इसका उल्टा, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन तेरा नुकसान करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, इन एमेंसेलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। एक का हार्म होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगी। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोल रहा है कि पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, इन तीनों में कॉमन चीज है, ये जिसका भी शिकार करेंगे या जिससे भी फूड लेंगे उसके बहुत ही आसपास ही रहते हैं, है ना। बोला है क्या? शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर, है ना, ये थोड़ा आसपास में ही रहते हैं, ठीक है। प्रेडेशन क्या होता है? प्रेडेशन के कुछ एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं, देखिए। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल टू ईट द प्लांट्स? क्या होगा कि सारी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिर्फ प्लांट में रह जाए और कोई ऑर्गेनिज्म खाने वाला ना हो, तो बाकी लोग तो मर जाएंगे ना सर, एनिमल तो मर जाएंगे, है ना। तो क्या होता है? यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। और प्रेडेशन के थ्रू क्या होता है? एक पर्टिकुलर एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। जैसे समझो जो कार्निवोरस हैं, है ना, जो प्रेडेशन करते हैं, लाइक लायन। अब लायन तो ग्रास खाता नहीं, अब अगर वो ग्रास नहीं खाता तो वो तो मर जाएगा, तो एनर्जी उसमें कैसे जाएगी? तो जो प्लांट होता है, प्लांट को कौन खाएगा? रैबिट, है ना, रैबिट खाएगा। तो प्लांट की एनर्जी किस में चलेगी? रैबिट में। अब रैबिट को कौन खाएगा? लायन। तो अब क्या हुआ? वही एनर्जी जो रैबिट में गई थी वही एनर्जी किस में चली गई? लायन में। तो लायन सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रहेगा। क्लियर है? व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेशन एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज टाइगर एंड डियर दैट रेडली कम्स इन आवर माइंड, बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नॉट लेस अ प्रेडिएटर। बोला कि जब हम प्रेडेशन की बात करते हैं, शिकारी की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि जो प्रेडिएटर होगा वो लायन होगा और जो जिसका शिकार किया जाएगा वो डियर होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बर्ड सीड खाती है ना, वो भी क्या है? एक प्रेडेशन का मैकेनिज्म है ना, एक इंट्रैक्शन है किसका? प्रेडेशन का। यहाँ पर देखिए, स्पैरो अगर कोई सीड खाती है तो वो भी क्या करे? प्रेडेशन कर रही है। ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from predator। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब वेजिटेरियन जो लोग होते हैं बहुत बोलते हैं कि दूसरों की जान लेते हो। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई अगर तुम वेजिटेरियन हो, हर्बीवोरस हो, तुम अगर किसी को खा रहे हो, किसी प्लांट को खा रहे हो, तो तुम भी क्या कर रहे हो? प्रेडेशन कर रहे हो, तुम भी शिकार कर रहे हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सर। यार एसी बहुत बढ़ गया, ठीक है चलो बंद करते हैं इसको, है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। आगे देखिए, आगे देखिए, बस चैप्टर फिनिश होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, बिसाइड एक्टिंग अ कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, प्रेडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जी हाँ, बोला है कि जो एनर्जी है वो लो लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल तक ले जाने का काम कौन करता है? प्रेडेटर्स। और दूसरी चीज कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? ये प्रेडेटर्स। कई लोग नॉनवेज खाते हैं तो ये कई बार वो बहाने करते हैं कि नहीं मैं मछलियां इसलिए खाता हूं कि मछलियों का पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गया तो वो दुनिया को खा जाएंगे, है ना। तो ये बहाने बनाते हैं। अब उसी चीज को यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बट अलग तरीके से, कि प्रेडेटर्स जब अगर ये हैं उसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा। और क्या जरूरत है लायन को बचाने की? इसीलिए तो हम लायन को बचा रहे हैं कि इन्वायरमेंट बैलेंस रहे। बट फॉर प्रेडिएटर्स, प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटीज, है ना। अगर प्रेज अगर ज़्यादा नहीं हुए, शिकारी ज़्यादा नहीं हुए, शिकारी का नंबर कम हो गया, तो ये जो हर्बीवोर्स है इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ये सभी झाड़ पात, सभी प्लांट्स खा जाएंगे,
जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they becomes invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator. The prickly pear cactus, very important, prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator moth from its natural habitat was introduced into the country. देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई बाहर से स्पीसीज आ गई इन्वेसिव, जो हमला करने वाली है, अटैक करने वाली है, तो क्या करेगी? अगर वहां पे कोई लोकल प्रेडेटर नहीं हुआ तो वो क्या करेगी? उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लेगी और दूसरी स्पीसीज को ग्रो नहीं होने देगी। यहां पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस जो था वो 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत ही कम टाइम में इसने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया। तो इसे मारने के लिए, इसे किल करने के लिए, इसे इसका नंबर रिड्यूस करने के लिए, है ना, यहां पर क्या थी? मॉथ थी। ये मॉथ क्या करती थी? इस कैक्टस को खा जाती थी, जिससे इसका नंबर क्या हुआ? कंट्रोल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एक तरह से हुआ। क्लियर है? ऐसा ही आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश थी, है ना, ग्लेरिया स्पाइनस, है ना, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो उसने क्या किया? यहाँ पे कोई लोकल प्रेडेटर नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? यहाँ की सभी लोकल फिशेस को खा गई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। ठीक है, आगे देखिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adapted in agricultural pest control are based on the ability of the predator. ठीक है, हम जो पेस्ट वगैरह यूज करते हैं वो प्रेडिएटर की एबिलिटी पर भी बेस्ड होता है। आगे देखिए। टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, प्रेडिएटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। तो बोला है ये जो प्रेडिएटर्स होते हैं ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखते हैं। कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है उसको खा गए तो मेंटेन हो गई, फिर इधर कोई ज़्यादा हो गया तो उसे खा गए, उसकी भी पॉपुलेशन मेंटेन है। तो ओवरऑल कम्युनिटी क्या रहती है? मेंटेन रहती है। क्लियर है? ये चीज़ें, तो इसलिए प्रेडिएटर बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना, बचा के रखते हैं। आगे देखिए, आपने देखा होगा गांव में कई बार ऐसा होता है कि घर में सांप निकल गया तो हम उसे मारते नहीं है ना, उसको बचा लेते हैं, है ना, और उसे जंगल में फिर से जाकर छोड़ आते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आपने सभी स्नेक को किल कर दिया तो फिर आप ये सोचिए कि रैट को कौन खाएगा? अगर रैट का पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया तो वो सभी के सभी तुम्हारे ग्रेन्स को खा जाएंगे, सारी फसलें नुकसान हो जाएंगी, है ना, फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं, मर जाएंगे हम। आगे देखो सर, आगे क्या है? प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस टू लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशंस। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज कैमोफ्लेज। जो प्रेज होते हैं, जो शिकार होते हैं, जिनका शिकार होता है, उनमें प्रेडेशन से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म होती है। कुछ होते हैं जिनमें कैमोफ्लेजिक कंडीशन होती है, यानी कैमोफ्लेज, वो छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं बैकग्राउंड में, अपना कलर चेंज कर लेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग को, है ना, कुछ बटरफ्लाई होती हैं वो कैमोफ्लेजिक होती हैं, ऑक्टोपस, कैमेलियन, है ना, देखो इनमें कैमोफ्लेजिक प्रॉपर्टी होती है, वो छुप जाते हैं। ठीक है, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर्स, आराम से नजर में ना आ सके, है ना, बच सके उनसे। सम आर पॉइजनस एंड therefore avoid by the predators। तो कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिन्हें शिकारी खाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो उनसे उनकी जान बच जाएगी। द मोनार्च बटरफ्लाई, ये पूछा जाएगा सर, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। द मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बट because of a special chemical present in its body। Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by the feeding of a poisonous weed। जी हाँ, जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में था तो इसने एक पॉइजनस वीड को खा लिया था, जिसकी वजह से वो पॉइजन इसके बॉडी में चला गया। अब वो पॉइजन इसकी बॉडी में रहता है, तो अगर कोई बर्ड इस बटरफ्लाई को खाती है तो बड़ा गंदा सा टेस्ट आएगा, है ना, तो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। अगर आपने कुछ खा लिया, कोई पर्टिकुलर टेस्ट खा लिया, पर्टिकुलर कोई फूड खा लिया जो खाने में बड़ा गंदा है, तो आप अपने फ्रेंड को भी बताओ भाई सब कुछ खा लेना, ये मत खाना, बड़ा गंदा टेस्ट है ना, तो बाकी सब लोग भी अवॉइड करने लगते हैं उस चीज़ को। सेम ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए। नियरली 25%
of all insects are known to be phytophagous, that is feeding on plant sap and other part of plants. The problem is particularly several for plants because unlike animals they cannot run away from their predators. बोला है कि 25% ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि फीड करते प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं. तब प्लांट तो भाग नहीं सकता ना एनिमल के जैसा. तो प्लांट क्या करेगा, अपने बॉडी में भी चेंजेस करेगा, अपने अंदर कांटे निकालेगा, कुछ केमिकल निकालेगा, कुछ टॉक्सिक निकालेगा, जिसकी वजह से लोग उसे ना खाएं. ठीक है, यहां पर आगे देखिए. प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वेराइटीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस. तो क्या करेगा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, स्पाइन, थॉर्न, कांटे निकालेगा, है ना, थॉर्न कांटे निकालेगा. केमिकल, कुछ हॉल्यूसिनेटिंग एजेंट, कुछ नशे वाले पौधे, कुछ केमिकल बना लेगा वो, है ना, LSD वगैरह. थॉर्न, अकेसिया एंड कैक्टस. तो तुम्हें कांटे मिल जाएंगे किसमें, अकेसिया एंड बबूल में और कैक्टस में. आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस. मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोरस सिक व्हेन दे आर ईटन. जी हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं अपने अंदर ऐसे केमिकल बना लेते हैं जिसको खाने के बाद जो एनिमल है वो बीमार पड़ जाते हैं. तो अब बीमार पड़े तो उसे दोबारा नहीं खाएंगे, है ना, बोलेंगे भाई पिछली बार इसको खाया था, बीमार पड़ गया तो इस बार नहीं खाना है. ठीक है. इनहिबिटिंग फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट. तो कई बार ऐसा होता है कि भाई डाइजेशन को खराब कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को ही बंद कर देंगे. खाने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे तो बोलेंगे नहीं भैया उसने खाया था, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो अगली बार तुम मत जाना उसको खाने. ठीक है. या फिर खाने के बाद उनकी मौत हो जाएगी तो बोलेंगे नहीं नहीं देखो भंडारा हो गया उसको, उस प्लांट को खाने के बाद, उस प्लांट को नहीं खाना है, पूरी सोसाइटी में बता दो, है ना. आगे देखो. यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलेट्रोपिस ग्रोन इन अबंडेंट फील्ड. कैलेट्रोपिस टाइप मदार का पेड़ आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा ग्रो होता है ना. द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ना, पॉइजनस होता है, हार्ट अटैक दिला देगा. दैट इज वाई यू नेवर सीन एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट. तो आपने देखा होगा कभी भी कोई भी मदार का पेड़ है ना, इस मदार के पेड़ को कोई भी कैटल, गाय या भैंस या फिर बोले गोट, इस पर्टिकुलर प्लांट को नहीं खाते. गला सूख रहा है. A wide variety of chemical substances that we extract from plant on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. are produced by them actually as a defense against grazing or browsers. ठीक है. तो बोला केमिकल, बहुत सारे केमिकल बना लेते हैं ये प्लांट, देख रहे हो, कोकीन, निकोटीन, अफीम, है ना, सब बना रहे. अब ये तो प्लांट इसलिए बनाया था कि दूसरे एनिमल से बच सके. ह्यूमन निकाल के सस्ते नशे कर रहा है उससे, है ना, यहाँ वहां. अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर. नेक्स्ट हमारा है कंपटीशन. नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपटीशन. देखिए कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है. इट इज जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. जब लोगों का बिलीव है कि सेम रिसोर्सेज के लिए सेम टाइप के ही ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ते हैं. दैट आर लिमिटेड, ये चीज़ें बहुत कम हैं. बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू. फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. फॉर इंस्टेंस इन सम shallow साउथ अमेरिका लेक, visiting flamingo and residential fish compete for their common food, the zooplanktons in the lake. तो जूप्लैंक्टॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में. तो उसी को फिश भी खाना चाहती है जूप्लैंक्टॉन्स में, उसी को फ्लेमिंगो भी खाना चाहता है. तो अलग अलग स्पीसीज भी एक ही फूड के लिए लड़ सकते हैं. जरूरी नहीं कि एक ही फूड के लिए सिर्फ एक ही स्पीसीज लड़े. ठीक है. सेकेंड, दूसरा क्या है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर्स इन interference competition. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the inhibitory presence of the other species, even if resources, food and space are abundant. तो बोला है जरूरी नहीं है कि फूड ज्यादा हो तो ही कंपटीशन हो या फूड कम हो तो ही कंपटीशन हो. ऐसा भी हो सकता है कि भाई फूड तो ज्यादा है खाने के लिए, लेकिन एक जो स्पीसीज है यहाँ पर ऑलरेडी ए स्पीसीज थी, कोई दूसरी स्पीसीज आ गई, उसको भी वही फूड चाहिए, ज़्यादा है, खा सकते हैं मिल बांट के, लेकिन नहीं खाएंगे. बोले नहीं नहीं
सिर्फ मैं खाऊंगा, तू क्यों खा रहा है? तो उस जो कमजोर होगा उसको मारकर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी कंपटीशन होता है, फूड ज्यादा हुआ तो भी कंपटीशन होगा, ऐसा भी देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पर गॉस का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नीचे आप देखेंगे गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए। क्या सर? कि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे बहुत सारा फूड है, बहुत सारा फूड तो है, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर ए जो है ये थोड़ा सा लेस स्ट्रांग है ना, लेस स्ट्रांग है, और यहाँ पर बाहर से कोई बी आ गया, बी स्पीसीज, और ये मोर स्टेबल है ना, मोर स्ट्रांग है, बोले ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये क्या करेगी, बी वाली इसको मार के यहाँ से भगा देगी ए को, है ना, और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लेगी। इसी को बोल रहे हैं कि जो मोर सुपीरियर होती है वो क्या करती है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस बनाए रखेगी, सर्वाइव करेगी, और जो लेस सुपीरियर या इंफीरियर है उसी को मार के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला है देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट, निकाल देगी किसको, अदर स्पीसीज को, दूसरी स्पीसीज को। क्लियर है? अब गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यहां से देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बताता हूं। क्या बोला गया, क्या बोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि एक ही रिसोर्सेज के लिए दो स्पीसीज क्या करेंगे, लड़ाई करेंगी, और जो इंफीरियर होगा उसे लात मार के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। बोला ये तभी होगा जनरली अकॉर्डिंग टू गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, जब फूड रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये गॉस के थ्रू ये मेथड दिया गया था, ये थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या, कंसिडरिंग दैट द पैरासाइट मोड ऑफ द लाइफ इंश्योर फीड लॉगिंग एंड मील, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व into or many taxonomic group from plant to higher animals, है ना। आगे एनिमल होगा, देखते हैं, है ना। एनिमल में वर्टिब्रेट देख लो, है ना, हायर वर्टिब्रेट। तो कहना क्या चाहता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, देखो पैरासिटिज्म एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होती है जिसमें क्या किया जाता है, मील लिया जाता है और लॉजिंग की जाती है। लॉजिंग मतलब ये सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है बड़ा सा, इसके ऊपर कोई पैरासाइट आकर रहने लगा, इसको बोलते हैं लॉजिंग, इसके ऊपर रहने लगा और यहीं से क्या लेने लगा, फूड लेने लगा, तो इसी को बोल देंगे क्या, खाना भी ले रहा है उसके ऊपर भी रह रहा है, उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट भी होते हैं और कुछ वर्टिब्रेट भी होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे देखिए क्या दिया है सर, इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है बचा, खत्म हो जाएगा। देखिए सर क्या बोला है, क्या बोल रहा है, पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन लाइक सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो बोला है क्या कि जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एसेसरी ऑर्गन या फिर जिसकी जरूरत नहीं उसको लॉस कर देते हैं और कुछ अलग टाइप के मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो सर्वाइव कर सके वहां पे। तो क्या करेंगे, पहले बॉडी से चिपकने के लिए, है ना, क्या करेंगे, क्लिंग करने के लिए, चिपकने के लिए वो क्या करें, सक्कर्स डेवलप कर लेंगे अपनी बॉडी में, और क्या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेंगे, उनमें एब्सेंट कर लेंगे, है ना, खो देंगे, जिसकी वजह से क्या डायरेक्ट वो फूड ले रहे हैं तो उन्हें चीजें पचाने की जरूरत नहीं है। और क्या, हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ज्यादा ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, है ना, और भी ज्यादा बीमार करेंगे। आगे देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग one or two intermediate host or vector to facilitate parasitization of its primary host. The human liver fluke trematodes parasite depend on two intermediate host, snail and fish, to complete its life cycle. तो बोला है कि कोई भी पैरासाइट हो वो क्या करता है, होस्ट बनाता है
है ना, होस्ट बनाता है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट स्टेजेस भी रखता है, जिससे क्या कर सके, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर हो सके। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट है ना, या फिर क्या वेक्टर बनाता है, जिससे कि वो एक से दूसरे तक ट्रांसफर कर सके। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बोला है कि लीवर फ्लूक जो होता है एक ट्रिमेटोड है, ये डिपेंड्स किस पे होगा, 2 इंटरमीडिएट होंगे इसके, पहला स्नेल भी हो सकता है और फिश भी हो सकती है। अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ते हैं। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो मलेरियल पैरासाइट है, पहले तो आप मलेरियल पैरासाइट का नाम बताएंगे बच्चों। मलेरियल पैरासाइट का नाम क्या है, मॉस्किटो? नहीं, मॉस्किटो तो वेक्टर है। मलेरियल पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जिसकी वजह से होता है, जो पैरासाइट एक्चुअल है वो है प्लाज्मोडियम, लेकिन ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट होने के साथ साथ क्या करता है कि अपने वन प्लेस से किसी एक होस्ट से किसी दूसरे होस्ट तक जाने के लिए मॉस्किटो का हेल्प लेता है। जी हाँ, तो जो मॉस्किटो होगा वो कौन होगा, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो, हमें पता है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। ये जब किसी भी होस्ट के अंदर जाता है तो उसके सर्वाइवल को, उसकी ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को क्या कर देगा, वीक कर देगा, और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम कर देगा। मतलब क्या, उस पॉपुलेशन के लोगों को मारना स्टार्ट कर देगा। तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। जी हाँ, और ये क्या कर देता है, ज्यादा से ज्यादा उसको बीमार कर देगा, जिसकी वजह से उसे और आसानी से क्या कर सके, उसको हार्म कर सके, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उसे खा सके या उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, आगे देखिए, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस of the host organism are called ectoparasite. The most familiar example of this group are the leash. यहां पर देखिए, जस्ट सेकंड में थोड़ा सा थिनर ले लेता हूं। यहां पर देखिए, बोला इक्टोपैरासाइट क्या होंगे, इक्टोपैरासाइट वो होंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म की बाहर की साइड पर चिपकते हैं। जैसे समझिए, मैं ये बोल रहा हूं मेरी ये स्किन है, अगर कोई लीच है ना, जोंक जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमारी स्किन पर, कोई भी पैरासाइट जो हमारी स्किन के ऊपर किसी होस्ट के बॉडी के सरफेस पे चिपक जाए और वहां से अपना फूड ले, उसे क्या बोलेंगे, इक्टोपैरासाइट। क्लियर है। अब ये जो इक्टोपैरासाइट होते हैं, जरा ध्यान दीजिए, द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल यहां पर क्या दिया है, लीश। लीश क्या होता है, आपने बहुत सारे डॉग देखे होंगे, है ना, उनकी भी बॉडी पे कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। लीश जुएं, ठीक है, हमारे एनिमल्स के सर में होती हैं, बहुत सारे लोगों के सर में होंगी, है ना। लीश ऑन ह्यूमन एंड टिक, है ना, आपने देखा ब्लैक कलर के छोटे छोटे होते हैं, कॉमन लोकल लैंग्वेज में उसे अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली वो टिक है। वो भी आप देखेंगे पैरासाइट जनरली डॉग की स्किन पर वो चिपका रहता है, तो उसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए, मेनी मरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विथ इक्टोपैरासाइट कोपोड्स। Cuscuta, a parasite plant that is commonly found grow on hedge plant, has lost its chlorophyll and leaf in the course of evolution. Very very important. क्या बोल रहा है, जरा समझिए। बोल रहा है बहुत सारी ऐसी मैरीन फिशेस होती हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं, है ना, कोपोड्स होते हैं। और कस्कुटा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि क्या करता है, प्लांट के हेज पर पाया जाता है, और ये क्या करता है, अपना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और अपनी लीफ को लॉस कर देता है ना। इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही इसके पास कोई लीफ होती है, बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस वन, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये स्लाइटली ग्रीनिश येलोइश होता है ना। तो ये आपको दिख जाएगा, जिस भी प्लांट पर रहेगा उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, उसे मार देगा। क्लियर है, आगे देखिए, इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स। ठीक है, the female mosquito is not considered a parasite although it needs our blood for reproduction. जी हाँ, तो जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है हम उसे पैरासाइट नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें हमारी बॉडी से चिपकी नहीं रहती, बस आती है, ब्लड लेती है और लेकर चली जाती है। और उसको ब्लड किस लिए चाहिए, उसे रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड चाहिए। तो आप इस चीज को समझिएगा, अगली बार कोई मॉस्किटो आपसे ब्लड ले तो आप समझिए रक्तदान कर रहे हैं किसी के बच्चों के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में पैरासाइट क्या होगा, प्लाज्मोडियम, है ना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, हमने इक्टोपैरासाइट देख लिया, इक्टोपैरासाइट देख लिया, अब हमें देखना है इंडोपैरासाइट। इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, तो एक ऐसा पैरासाइट जो अंदर की तरफ हो बॉडी के, है ना, उसे क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। देखिए, इंडोपैरासाइट आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी
एट ए डिफरेंट साइट, लीवर, किडनी, लंग, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बोला है इंडो पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, हो सकता है लीवर में प्रेजेंट हो, किडनी में प्रेजेंट हो, लंग्स में प्रेजेंट हो, या फिर आरबीसी में प्रेजेंट हो सकते हैं। The life cycle of endoparasite are most complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified with emphasizing their reproductive potential. बोला है कि जो इंडोपैरासाइट होते हैं उनकी बॉडी, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग तरीके की होती है। क्यों? क्योंकि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म से, हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए उनमें अलग से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह उसमें नहीं होते। ठीक है, और कुछ अलग तरीके के सकर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं जिससे वो हमारी बॉडी से चिपक कर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। यहां देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म, देखो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? इन बर्ड ऑफ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म in which the parasitic birds lays its egg in the nest of the host. Let us host incubate them. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce chance of the host bird detecting the foreign egg and ejected from the nest. जी हाँ, होता क्या है इसमें? सपोज करो जैसे यहाँ पर इंडियन कोयल है ना, इंडियन कोयल और क्रो का, है ना। तो आप देखते हैं कि जो इंडियन कोयल होती है ना, इंडियन कोयल होती है वो क्रो के, है ना, क्रो के नेस्ट में, यहाँ पे सपोज करो क्रो का नेस्ट है ये, तो इसमें ये कोयल अपने अंडे लाकर रख देगी, है ना। अब इसमें ऑलरेडी किसके अंडे हैं? क्रो के अंडे हैं, तो ये सेम कलर और सेम साइज के होते हैं। इसमें एक कोयल का भी अंडा आ गया, कोयल अपने अंडे ला करके क्रो के नेस्ट में डाल देगी। अब होगा क्या? ये क्रो इस कोयल के अंडे को क्या करेगा? उसको इनक्यूबेट करेगा, और जब वो हैचिंग करेगा उसमें से बच्चा निकलेगा कोयल का, तो देखेगा अरे मेरे बच्चे अलग हैं, ये कौन हो गया, ये कौन आ गया, है ना। क्योंकि उससे मैच नहीं करेगा बच्चा, फिर उसे समझ में आ गया ये तो कोई फॉरेनर है ना, बाहर का है। तो फिर जब उसे स्टार्ट में तो फीडिंग कराता है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो फिर उसे दौड़ा के मारने लगता है, तो ये कोयल का बच्चा फिर भागता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, नीचे समझ में आएगा हमें। यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया है, try to follows the movement of a cuckoo, कोयल and the crow in your neighborhood park during the breeding season, spring to summer, spring से लेकर के जो समर का सीजन होता है उसी को बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन इनका। and watch brood parasitism in action, तो इस सीजन में आप ये एक्शन देख सकते हैं कि जो कोयल होती है ना, जो कोयल होती है वो अपना एग क्रो के नेस्ट में डाल देगी, है ना, इसी सीजन में। और ये ब्रीडिंग सीजन होता है, इसी टाइम इनक्यूबेशन होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस बहुत अच्छे। आगे देखिए कॉमर्शियलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉमन आदमी क्या करता है? भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं किसी और का क्या करूंगा? फायदा करूंगा, है ना। तो ये किसका है? कॉमर्शियलिज्म का एग्जांपल है। देखिए जरा, दिस इज अ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म एंड नॉट बेनिफिटेड। ठीक है, तो एक को क्या होगा? बेनिफिट होगा, जबकि दूसरी क्या होगी? ना ही बेनिफिटेड होगी ना ही उसे हार्म होगा। एन ऑर्चिड ग्रो on an epiphytes on a mango branch and barnacles grow on the back of a whale benefited while neither the mango tree or nor the whale। जरा समझिए क्या बोल रहा है। एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ है, उसकी ब्रांचेस पर एक ऑर्चिड ग्रो कर गया, है ना, एक ऑर्चिड ग्रो कर गया। चलो यहां पर देखिए एक ऑर्चिड ग्रो कर गया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्चिड ग्रो कर गया। तो अब ये ऑर्चिड क्या करता है, जरा समझो, ये ऑर्चिड क्या करता है? इस एटमॉस्फेयर से, है ना, एटमॉस्फेयर से वाटर ले लेता है, वाटर को, वेलामेंट टिश्यू होते हैं इसमें, तो उसके थ्रू वाटर ले लिया। तो इस ऑर्चिड को रहने के लिए घर तो मिल गया, है ना, रहने के लिए घर मिल गया, लेकिन इस मैंगो के प्लांट को इस ऑर्चिड से कोई फायदा नहीं है। यानी मैंगो को ना ही प्रॉफिट है ना ही नुकसान, यानी जीरो फायदा, लेकिन इस ऑर्चिड को रहने के लिए घर मिल गया यानी फायदा है। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? कॉमर्शियलिज्म का। दूसरा एग्जांपल दिया है फिश का और वेल का। ठीक है, बोला वेल और क्या बच्चों, यहां पर देखिए बर्नैकल, है ना, बर्नैकल जो होते हैं वो आसपास रहते हैं फिश के, है ना, तो उन्हें खाने के लिए फूड मिल जाते हैं, है ना, और प्रोटेक्शन मिल जाता है। मैं कहूं फूड भी और प्रोटेक्शन भी, तो प्रोटेक्शन मिल गया किससे? वेल की वजह से, जबकि इस बर्नैकल से इस वेल को कोई भी फायदा नहीं है ना। तो ये एक का एडवांटेज हो रहा है, वेल का कोई ना एडवांटेज है ना ही डिसएडवांटेज है। तो ये कैसा इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, बताइए? सेम सर।
ठीक है, कॉमेंसलिज्म का है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। कलर पैटर्न थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, द कैटल इरगट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन a site you are most likely to catch if you live in farmed rural areas is a classical example of commensalism। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सपोज करो एक काऊ है, जब वो ग्रेजिंग कर रही है, वो जब घास चर रही है, घास को खा रही है, तो उस ग्रासेस में, यहां पर देखेंगे ये सपोज करो ग्रासेस है, ठीक है, ये ग्रासेस है। जब यहां पर काऊ ग्रेजिंग कर रही होगी, घास को खा रही होगी, तो इसके सर के ऊपर एक बर्ड आप जरूर देखेंगे, यहां पर इसकी बॉडी पर एक बर्ड जरूर बैठी होगी। तो बर्ड का इसमें क्या एडवांटेज है जरा मैं बताता हूं आपको। देखिए इसमें छोटे छोटे होते हैं इंसेक्ट, इस ग्रासेस में होंगे छोटे छोटे इंसेक्ट, तो इस इंसेक्ट को ढूंढ पाना इस बर्ड के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ये ग्रासेस खाती है ना काऊ, तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं, इधर उड़ के भागते हैं। जब इसे भागते हैं यहाँ पे इंसेक्ट, तो ये बर्ड को दिख जाते हैं आराम से, तो इनको खा लेती है। तो एडवांटेज किसका हुआ? बर्ड का। ना ही एडवांटेज ना ही डिसएडवांटेज किसका है? काऊ का। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को भी क्या बोलेंगे बताइए? कॉमेंसलिज्म। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म is the interaction between sea anemone that has stinging tentacle and the clownfishes that live among them। बोला है दूसरा एग्जांपल क्या है? क्लाउनफिशेस का और सी एनीमोन का। सी एनीमोन आपने देखा होगा, समथिंग लाइक दिस वन होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी स्टिंगिंग सेल होती हैं, ऐसे है ना, पॉइजनस स्टिंगिंग सेल होती हैं। अब जरा समझो, जो क्लाउन फिशेस होती हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, क्लाउन फिशेस का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी फिशेस हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर रहती हैं, बॉडी के अंदर मतलब इन स्टिंगिंग सेल के अंदर रहती है, तो इन्हें प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है, कोई दूसरा बड़ा ऑर्गेनिज्म आकर इन्हें खा नहीं सकता, है ना, इन क्लाउन फिशेस को। ये है क्लाउन फिशेस। अब ये जो सी एनीमोन है, ये जो सी एनीमोन है, इस सी एनीमोन को इस क्लाउन फिशेस से कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन क्लाउन फिशेस को सी एनीमोन से एडवांटेज है, तो इसका प्लस हो गया, इसका जीरो हो गया। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को फिर से हमने क्या बोला था बताइए? कॉमेंसलिज्म हो गया सर, ठीक है। एक को प्रोटेक्शन मिल गया, दूसरे को ना ही प्रोटेक्शन, ना ही कोई एडवांटेज, ना ही कोई डिसएडवांटेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पर सर? जब आपने पढ़ा था लाइकिन, ठीक है। यहां पर देखिए म्यूचुअलिज्म, दिस इंटरेक्शन कंफर्म बेनिफिट ऑफ बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। लाइकिन रिप्रेजेंट द intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae और cyanobacteria। जी हाँ, जो लाइकेन होता है, लाइकेन होता है, ये लाइकेन ही क्या है? म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है, या फिर हम बोलें कि सिम्बियोसिस का एक एग्जांपल है, ठीक है। जरा समझिए, ये देखो एक लाइकेन है, तो इस लाइकेन में आप पाएंगे कि हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो एल्गी होता है ना, एल्गी होता है। दूसरा पार्ट क्या होगा? फंगाई, ठीक है। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी इसको फूड देगा, क्या देगा? एल्गी फूड देगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये फंगाई इसको क्या देगा? शेल्टर देगा, शेल्टर देगा, और क्या देगा? वाटर देगा, है ना, एंड मिनरल्स। लो जी, तो ये दोनों का फायदा है। फंगाई ने उसे रहने के लिए घर दे दिया, खाना दे, वाटर दे दिया और मिनरल्स दे दिया, और वाटर और मिनरल का यूज करके इसने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एल्गी, एल्गी मतलब क्या? प्लांट, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? फूड बना करके इस फंगाई को दे दिया, तो दोनों को फायदा हो गया। अब एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा हो, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। जी हाँ, माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है? जब कोई फंगाई, है ना, फंगाई, जब कोई फंगाई किसी रूट ऑफ हायर प्लांट, है ना, हायर प्लांट से किसी रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट कर जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा कहते हैं। अब जरा समझिए, माइकोराइजा में सबसे ज्यादा एडवांटेज किसका है? देखिए जरा, माइकोराइजा में सबसे ज्यादा एडवांटेज है फंगाई का, क्योंकि इसे फूड मिल जा रहा है। और फिर उसके बाद किसका एडवांटेज है? हायर प्लांट का। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह का फिक्सेशन करता है, मिनरल का फिक्सेशन करता है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है यहां पर देखिए, द फंगाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ essential nutrients from the soil
while the plant in turns provide the fungi with energy yielding carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, फूड प्रोवाइड कर रहा है किसको, फंगाई को, और वो बदले में फंगाई उसे क्या दे रहा है, मिनरल वगैरह दे रहा है, वाटर दे रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो दोनों का एडवांटेज हो गया, दोनों का एडवांटेज है तो क्या है बच्चों, म्यूचुअलिज्म। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, यहां पर देख लेते हैं जरा नीचे की तरफ। अब तुम्हें बस ये चीजें देखनी है, ये देखो यहां पर देखो, मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ tight 1-to-1 relation with the pollinators species of wasp। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो को इवॉल्व होते हैं एक साथ, है ना, जिनका जनरेशन होता है, एक को मारेंगे तो दूसरा मर जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देखिए फिग होता है ना, फिग होता है, फिग के साथ अगर देखें, या फिर फिग को पॉलिनेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के एनिमल होते हैं, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं अगर आपको, तो प्लांट यूका, है ना, यूका, ठीक है, और मॉथ, ये भी देखो दोनों में म्यूचुअल रिलेशन है ना। जैसे प्लांट यूका जो है, आप देखेंगे इसके फ्लावर में ये मॉथ एग लेइंग करती है, क्या करती है, एग लेइंग करती है, और ये यूका इसके रहने के लिए क्या करता है, वो प्लेस प्रोवाइड करता है ना, प्लेस प्रोवाइड करता है, और ये पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अगर ठीक से मैं इसे समझाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे समझो, यूका जो प्लांट है, यूका जो प्लांट है और मॉथ जो है, दोनों में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, ये मॉथ यहां पर एग लेइंग करता है ना, एग लेइंग करता है, एग लेइंग करने के साथ साथ इसमें पॉलिनेशन भी करता है, पॉलिनेशन भी करता है ना, पॉलिनेशन भी करता है। तो जब पॉलिनेशन हुआ यूका प्लांट का, तो यूका प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और एग लेइंग के लिए प्लेस कौन प्रोवाइड करेगा, यूका प्लांट किसके लिए, मॉथ के लिए, है ना। लो जी सर, प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों का फायदा है यहां पर, मॉथ का भी और यूका प्लांट का भी। ठीक है, तो इस टाइप के भी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, बताइए, म्यूचुअल रिलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपकी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया। देखिए वन शॉट में मैंने बोला था आपसे, सिर्फ हाईलाइट चीजें, उन चीजों को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन पर्टिकुलर लाइनों से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर डिटेल में मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।